वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स के क्रम में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इन अकाउंट्स में आप फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले देखते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया है। ओके। किस योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ये जो है पुरस्कार किसके लिए दिए गए हैं? प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं और ये चुना गया है किस योजना को? तो उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, जिसमें आपको सस्ती उड़ानें जो है उपलब्ध कराई गई थी सरकार की तरफ से इस योजना के तहत। अगला नीति आयोग के द्वारा एक आपका सूचकांक जारी किया गया, वो है आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। छोटे राज्यों की श्रेणी में जो पहले स्थान पे है वो है आपका गोवा। और केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको मिला है? तो वो चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। ओके। अब देखते हैं नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक। प्रथम उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। और प्रथम प्रथम सीईओ कौन थे? तो उनका नाम था सिंधु खुल्लर। ठीक है। और वर्तमान में अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अभी हाल ही में इसके जो पूर्व उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनके स्थान पर 1 मई से जो है कौन रहेंगे उपाध्यक्ष? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है ना। तो ये जो है नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? यानी कि अब आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी लेन-देन करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, कितना भी आप जो है क्रिप्टो करेंसी पर लेन-देन कर रहे हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पर ₹100 का लेन-देन किया तो आप समझ लीजिए कि आपको ₹30 उसका टैक्स देना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है अधिकांश क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं यानी कि जो बिटकॉइन होते हैं, ये सब जो है अधिकांशतः अधिकांश जो आपकी क्रिप्टो करेंसी हैं वो कौन सी तकनीक का उपयोग करती हैं? तो वो उपयोग करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ओके। बिटकॉइन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बिटकॉइन की खोज की थी सतोशी नाकामोतो ने, जो कि कहाँ के हैं? जापान के। और इसकी खोज इन्होंने 2009 में की थी। अप्रैल 2022 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं अजय कुमार सूद। ठीक है। तो अजय कुमार सूद वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? तो भीम एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला अब नया देश कौन सा बन गया है भूटान और सिंगापुर के बाद? तो वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अमृत क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति योजना का संबंध आपके नदी जोड़ो परियोजना से है, यानी कि नदियों को जोड़ने से संबंधित है आपका अमृत क्रांति योजना। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो नदियों को जोड़ने का विचार सबसे पहले आर्थर थॉमस कॉटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके। नेक्स्ट हमारा है अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अनब्रेकेबल जो है ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसी मैरी कॉम। ठीक है। ये आपकी बॉक्सर है, इनकी जो है आपका ऑटोबायोग्राफी है। क्या है नाम इसका? अनब्रेकेबल। भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तो भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी आपके लॉस एंजल्स यूएसए में स्थापित की गई है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे योग होगा, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी इसका नाम है। भारत के बाहर पहली जो है आपकी योग यूनिवर्सिटी है। और भारत के बाहर प्रथम आईआईटी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना, आपको बताया गया है पहले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी?
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है आपका 21 जून को क्या मनाया जाने लगा अब, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब हुआ इसका आयोजन किया गया था, तो 21 जून 2015 को। इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन चुनी गई हैं? तो ये याद रखना कि जो आपका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 हुआ है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इजराइल में। और किस क्रम का था, तो 70वें क्रम का था। ओके, इसकी विजेता कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी हरनाज संधू। ठीक, और ये किसके लिए हुआ, मिस यूनिवर्स 2021 के लिए प्रतियोगिता के लिए विजेता है हरनाज संधू। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस पंचायत को पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है, तो आपका होता है 24 अप्रैल को। ठीक है ना, तो इस बार जो है पंचायती राज दिवस समारोह के लिए किस पंचायत को चुना गया जम्मू कश्मीर का, ये पंचायत है, इसका नाम है पल्ली पंचायत। ठीक है, तो पल्ली पंचायत को जो है पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है इस वर्ष। अब देखते हैं हम कुछ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो पहले तो आप यही याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1992 में आया था। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये आया था। लागू कब से हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ है। ओके, लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान में इसके द्वारा जो है कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में, तो भाग 9 जोड़ा गया था और इसमें 11वीं जो है अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है ना, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को शामिल किया गया, तो कुल जो है आपके 29 विषय को शामिल किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसमें जोड़े गए भाग 9 में, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ठीक है, तो 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरह से करके 243 ओ तक जो है आपके संविधान इसमें जोड़े, अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। ओके, किस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तीनों स्तर के नाम आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। अगला एक आपकी समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसने क्या सुझाव दिया था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सुझाव दी थी। ठीक है ना, तो किस समिति के द्वारा केवल द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, तो ये थी आपकी अशोक मेहता समिति। कब आई थी, 1977 में। ठीक है, और ये आपका बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो ये आई थी 1957 में। ओके, तो दोनों का सन भी आप याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सहकारी समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो सहकारी समितियां जो हैं ये आपका इसका संबंध आपके 97वें संविधान संशोधन से है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है आपका सहकारी समितियां। भारत की प्रथम कागज रहित यानी आपका पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है, तो भारत की प्रथम कागज रहित अदालत आपकी बनी है केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत की प्रथम ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ की गई, तो ई लोक अदालत आपकी प्रारंभ की गई थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसके अलावा ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ई कैबिनेट जो है आपके हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, तो पेपरलेस अदालत कहाँ पे है, तो केरल में, केरल उच्च न्यायालय। ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़। ई कैबिनेट कहाँ पे लागू हुई, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है हमारा भारत नेट परियोजना किस पर आधारित है, तो जो आपका भारत नेट परियोजना है ये ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो उसका आप कमेंट करके नाम बताएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है, ये आपके इंडिया से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हाल ही में करगा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो करगा फेस्टिवल जो है ये आपका इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे,
बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा जो भी उत्सव होते हैं वो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी ये हाल ही में आयोजित हुआ है करगा फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में ही स्थित है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969, 15 अगस्त। ओके। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। इसके अलावा बागीचों का शहर कौन सा है भारत का? तो वो भी आपका बेंगलुरु ही है। ओके। अब ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसरो के जो प्रमुख हैं उनका नाम एस सोमनाथ है। इसके अलावा आपको उनका पूरा नाम भी मैंने बताया है। तो अगर आप लोग को पूरा नाम पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं। पूरा नाम आप लोग को कमेंट करना है। एस सोमनाथ तो सबको पता होगा। ओके। कभी कभी आपके एग्जाम में पूरा नाम दे देता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ठीक है, तो ये याद रखना कि ये राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है। आइस हॉकी जो है आपके कहाँ पे, बर्फ पे खेली जाती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? याद रखना ये आपके हिमाचल प्रदेश पे आयोजित की गई थी। और इसका विजेता कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो वो रहा आपका लद्दाख। ओके। विषुव की स्थिति एक वर्ष में कितनी बार घटित होती है? तो विषुव की स्थिति का क्या मतलब है? यानी कि जब सूर्य की किरणें जो हैं ये कहाँ पे चमकती हैं? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपके विषुवत रेखा पर चमकती हैं। ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में विषुवत रेखा आपके बीचों बीच होती है। ठीक है ना। तो जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर एकदम सीधा चमकता है तो उस समय क्या होता है? तो उस समय दिन और रात जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं और ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। कब कब आती है? ये डेट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है ना। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, आपको डेट दी रहती है, आपको बताना होता है। या फिर विषुव की स्थिति जो है कब होती है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो आपकी विषुव की स्थिति होती है और 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति बनती है। पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है प्रत्येक राज्य में, लेकिन दिल्ली के लिए ये क्या है? दिल्ली में पुलिस जो है संघ सूची का विषय है, क्योंकि जो है दिल्ली में संसद है और ढेर सारे आपके सरकारी कार्यालय हैं और देशों के राजदूत राजदूत भी वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए आपके दिल्ली में जो आपका पुलिस है वो संघ सूची का विषय है। ओके। शांति और तनाव मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि धारा 144 लागू की गई है। किस लिए होता है ये? शांति और तनाव मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है। हाल ही में गुरुग्राम में प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है और ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कलाराम चंद्रन को। ओके। गुरुग्राम की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत में जो प्रथम महिला आईपीएस थी वो थी आपकी किरण बेदी और इनकी हाल ही में एक नई पुस्तक आई है। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो किरण बेदी की पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ओके। चेचक रोग का टीका ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था एडवर्ड जेनर ने। ठीक। और आपका रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? तो रेबीज का टीका खोजा गया था लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था और रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने। भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम रेबीज मुक्त राज्य जो बन गया है वो बन गया है आपका गोवा। इसके अलावा हर घर जल वाला राज्य भी कौन बन गया है? तो वो भी आपका गोवा है। हाल ही में किसे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओके। अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत जो है ये आपके म्यांमार में स्थित है और म्यांमार की एक प्रसिद्ध नदी है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इरावदी नदी। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे इरावदी नदी कहाँ पे है? तो ये आपके म्यांमार की प्रसिद्ध नदी है। अराकान योमा पर्वत भी आपके कहाँ पे स्थित है? तो म्यांमार में। अब देखिए ये वाले 3 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने होते हैं क्योंकि ये एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा चैनल अलग करता है? तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है। उसके बाद मिनिकॉय को आपकी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये है आपका 9 डिग्री चैनल। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये है आपका
10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं, ये तीनों आपसे घूम घूम के पूछे जाते हैं। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है अम्ल वर्षा को। और अम्ल वर्षा जो होती है इनमें कौन कौन से अम्ल शामिल होते हैं? तो एक तो आपका शामिल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फुल वो क्या होता है सूत्र, तो H2SO4। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, तो इसका होता है HNO3। ठीक है ना, तो ये इनके फार्मूले हैं। ठीक, अगला हमारा चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई? तो सबसे ज़्यादा आपसे चौथी बौद्ध संगीति में पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष आप याद रखेंगे, चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी कुंडल वन में। और उस समय शासक कौन था, तो शासक थे आपके कनिष्क। ठीक है ना, कनिष्क शासक थे। कुंडल वन किसे कहा जाता है, कश्मीर को कुंडल वन कहा जाता था पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज रहते थे आपके राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि कहाँ के सम्राट थे, विजयनगर के। ठीक है ना, इनकी जो है एक कृष्णदेव राय की एक प्रमुख पुस्तक थी अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा इनकी पुस्तक का नाम था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता यानी कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है आपका भारत का जो वर्तमान में वित्त मंत्री होता है वो होता है। तो वर्तमान में जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में आयोजित हुई मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अलकराज ने। और ये किस देश से हैं, तो ये है आपके स्पेन से। इसके अलावा जो महिला सिंगल है वो किसने जीता है, तो आपने नाम सुना होगा ईगा स्वाटेक का। ठीक है, तो ईगा स्वाटेक का नाम सुना होगा। ये किस देश से हैं, तो ये पोलैंड की हैं। इन्होंने महिला ओपन का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है, तो ये होता है 21 जून को, अभी आपको बताया गया। विश्व कैंसर दिवस कब होता है, तो 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है, तो ये होता है 21 सितंबर को। ओके, अब देखते हैं 25 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2022 से नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको बताया गया कि राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर सुमन के बेरी जो है नए उपाध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो 1 मई 2022 से शुरू होगा। ठीक है, एग्जाम्स में जो है आपको मंथ दे के पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अप्रैल 2022 में कौन थे जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनका भी नाम आपको इसमें मिलेगा एग्जाम में। लेकिन आपको ये आंसर तब नहीं लगाना है, तब आपको राजीव कुमार ही लगाना है, क्योंकि इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 मई 2022 से। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना कि अप्रैल तक कौन थे, राजीव कुमार थे। अब कौन से हो गए, एक मई से कौन हो जाएंगे, तो सुमन के बेरी। हाल ही में नेक्सो एक कंपनी है, किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? यानी कि आप इससे जो है क्रिप्टो करेंसी में भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मास्टर कार्ड की सहायता से जो है आपका लॉन्च किया गया है क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। नेक्सो ने इसको जारी किया है। किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में एक वृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया गया? तो अधिकतर आप देखते होंगे कि योग का आयोजन कौन करता है, तो योगा का आयोजन करता है आपका आयुष मंत्रालय। लेकिन लेकिन ये वाला जो आपका है योग प्रभा कार्यक्रम, इसका आयोजन किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो वो हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा आप अगर आपको याद हो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है भोपाल में। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाया गया सांस अभियान का संबंध किस रोग से है? तो सांस अभियान जो है ये न्यूमोनिया रोग से संबंधित है। 2021 में जो आपका सांस अभियान था ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, लेकिन अब आपका 2022 में कौन सी सरकार के द्वारा ये चलाया गया? तो 2022 में आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा सांस अभियान न्यूमोनिया रोग के लिए संबंधित है, ये चलाया गया। क्यों चलाया गया? ताकि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया?
तो 100% डिजिटल बस सेवा में क्या होगा कि आपको जो है टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, टिकट आपका ऑनलाइन कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी 100% डिजिटल बस सेवा स्टार्ट की गई कहाँ पे, मुंबई में। 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो अब यहाँ पे 2021 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे ये 2021 में ही होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये टाल दिए गए थे। अब ये तब भी जो है इसका कर्नाटक में ही तभी आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन किया है 24 अप्रैल 2022 को किसने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो ये कर्नाटक में ही खेले जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। और इसके शुभंकर का नाम क्या है ये आपको बताया गया है। कमेंट करके आप बताएंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभंकर का क्या नाम है। ओके। किसको इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 बबीता सिंह को बनाया गया है, ठीक है। कहाँ से संबंधित हैं ये, किस देश से, तो नाइजीरिया से संबंधित हैं, ठीक है, बबीता सिंह, ठीक। तो इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है। चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है, तो इंडिया आउट कैंपेन ये आपके मालदीव से संबंधित है। अभी हाल ही में मालदीव ने प्रो इंडिया जो स्लोगन्स वहाँ के लोग लगा रहे थे उनके खिलाफ बैन लगा दिया है, ठीक है। तो उसमें ये आपका इंडिया आउट एक स्लोगन था, इस पर भी बैन लगाया गया है, ठीक है। अब जो है उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसे आप लाइक कर लीजिएगा, ठीक। और इसे देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।